पहला सवाल ये बनता है कि उनके पास ऑडियो कैसे गई। ठीक है, ये जो पीएम हाउस से हुई है ये वायलेशन है सीक्रेट एक्ट का। और दूसरा ये है कि इन सहाफियों तक कैसे पहुंची, ये भी वायलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई निजाम नहीं है जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की या करंट प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन को डीक्लासिफाई कर। तो ये बहुत बड़ा ब्रीच हो चुका है जिसके ऊपर हुकूमत जवाबदेह है। मीटिंग्स होती हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, कुछ बड़े लोगों की, फिर प्राइम मिनिस्टर की होती है, और उसके बाद प्लान बनता है कि जनाब सबसे पहले इसाक डार साहब जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जाएंगे। दरमियान में जनाब मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट जो है उसके बारे में जाकर मुखालफत नहीं करती नैब, और कहती है कि जनाब हमें ये पासपोर्ट नहीं चाहिए। गंदम का रेट सिंध हुकूमत ने 4000 रुपए मन मुकर्रर किया है और पंजाब हुकूमत 3000 रुपए मन मुकर्रर कर। ये पंजाब हुकूमत को अकल है क्या? पंजाब में बिजली सस्ती है क्या? पंजाब में डीएपी सस्ती है क्या? पंजाब में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया इसलिए सस्ता रेट रखा? इनसे हम 4000 रुपए मन गंदम का रेट लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि जो केसेस हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। दूसरा मामला ये है कि इस वक्त ऑडियो लीक का बहुत चर्चा हो रहा है। दो तरह की ऑडियो लीक्स हो रही है। एक वो है जिसे डार्क वेब पर या जिसे हैकर्स ने बाकायदा नशर किया है, और दूसरी ऑडियो लीक्स वो हैं जो कहीं और से हो रही हैं। ये और से होने वाली ऑडियो लीक्स भी बहरहाल सवालिया निशान है, और हैकर्स अगर हमला कर रहे हैं वज़ीर आज़म ऑफिस की मीटिंग्स पर तो इस पर भी क्वेश्चन मार्क बन रहे हैं। अब कुछ ही देर पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की भी एक ऑडियो लीक हुई है। इंतज़ार बड़ा किया जा रहा था कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो कि जो मुल्की मफाद के भी ख़िलाफ़ हो, जो पाकिस्तान के सलामती के भी ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान की सियासत के भी ख़िलाफ़ हो, हुकूमत के भी ख़िलाफ़ हो, इदारों के भी ख़िलाफ़ हो। लेकिन इस ऑडियो में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है कि जिसे कहा जाए कि ये इन तमाम तर मुल्की सलामती के मामलात के ख़िलाफ़ एक वज़ीर आज़म या उनकी टीम कुछ कर रही है। ये मामला ये था कि उन्होंने ख़ुद कहा पाकिस्तान की कौमी सलामती, ख़ारजा पॉलिसी के अमरीका का नाम नहीं लेना, जो बाद में वज़ीर आज़म जब नहीं रहे तो उन्होंने बाद में इस बात का इजहार भी किया। और दूसरा मामला, उस वक्त उस नशिस्त पर बैठे हुए उन्होंने कहा कि इसको किस तरह से हमने बताना है, और वो जो बात वो कह रहे कि हम डिक्टेशन नहीं लेना चाहते, वो डिक्टेशन के हवाले से ऐसे ये बात की गई इमरान खान की जानिब से कि ये नहीं है। और अब दूसरा जो रुख इसका जो दिया जा रहा है इस वक्त भी कि इमरान खान मुल्क की सलामती के हवाले से कोई गलत चीज़ें कर रहे हैं या झूठ फैला रहे थे। पहली ऑडियो में भी तर्जुमा गलत करके ये बताया गया और जिन सहाफ़ी ने ये किया फिर उन्होंने माजरत भी की, लेकिन उनके अलावा किसी ने फिर माजरत भी नहीं की कि हाँ इंग्लिश में बोले गए लफ्ज़ का उर्दू में तर्जुमा गलत किया गया। और अब जो सूरत हाल है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। शायद मुझे जैसे तालिब इल्म सहाफ़ी को ये कुछ चीज़ें मुख्तलिफ लग रही हूँ, हम ये बात कर लेते हैं। अब्बास शब्बीर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं। अब्बास, शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे भी जानेंगे कि ये जो ऑडियोज़ हैं, ये चीज़ें हैं, इनका क्या हकीकत होगी और इस पर क्या हो सकता है कानूनी तौर पर। मैं पहले अब्बास आपसे, अब्बास मैं तो बैसियत एक तालिब इल्म सहाफ़ी, मुझे इसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिसको मैं कहूँ ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, उनकी टीम ख़ारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। आपको क्या लगा इस ऑडियो में क्या है? मुदस्सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं कि इस ऑडियो में कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं है। इस ऑडियो में सिर्फ एक तरीक़ेकार बताया गया है कि इसको साइफर को किस तरीके से मंजर आम पर लेकर आना है। इससे पहले भी जो ऑडियो आई उसमें भी कोई काबिल एतराज़ चीज़ नहीं थी। उसमें इमरान खान की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बहुत सारी बातें होती थी, उसमें वो भी एक बात थी जिसको मंजर आम पर लाया गया और उसको एंगल किया गया। टीवी चैनल्स के ऊपर पूरी ट्रांसमिशंस करवाई गई कि किसी तरीके से इमरान खान के नैरेटिव को दबाया जा सके। लेकिन मुदस्सर, बात यह है कि इमरान खान ये जितनी मर्जी ऑडियो लीक्स कर लें, जितनी मर्जी वीडियो लीक्स आ जाए, इमरान खान का नैरेटिव अब कमजोर नहीं हो सकता। ऑडियो लीक्स के हवाले से देखें, मेरे साथ इफ्तिखार दुरानी साहब मौजूद हैं। वैसे मौका मुझे मुदस्सर मिलता नहीं है, लेकिन आज वो मेरे काबू आ गए और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो स्पेशलिटीज हैं, चूंकि बड़ा करीब से सारी चीजों को देख रहे हैं, तो मैं इनसे, जो आपने मेरे से सवाल किया, मैं इनसे रिपीट करता हूं कि दुरानी साहब, मुदस्सर की तरफ से ये क्वेश्चन किया गया है कि
इस ऑडियो के अंदर कौन सी ऐसी काबिल एतराज चीज है, क्या है इस ऑडियो के अंदर कि इतना उधम मचा हुआ है? वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस वक्त जो है सूरत हाल ऐसी है कि दो एक्चुअल केसेस है। एक वो है जो कि इमरान खान की ऑडियो लीक हो रही है, दूसरी है ये पहले जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो फोकल पर्सन थे मीडिया के उन्होंने रिलीज की, यानी कि ऑफिशियली पीएम हाउस ने रिलीज की पहली ऑडियो। आज जो है वो ऑडियो रिलीज कर रहे हैं उमर चीमा साहब जो एक साफी हैं न्यूज अखबार के, और असद तूर साहब, इन दोनों ने ये रिलीज की है जी, आज ऑडियो की है। पहला सवाल ये बनता है कि उनके पास ऑडियो कैसी गई? ठीक है, ये जो पीएम हाउस से हुई है ये वायलेशन है सीक्रेट एक्ट का, और दूसरा ये है कि इन साफी तो कैसे पहुंची, ये भी वायलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की या करंट प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन को डी क्लासिफाई कर सके। तो ये बहुत बड़ा ब्रीच हो चुका है जिसके ऊपर हुकूमत जवाबदेह है। ये एक पहलू है, मुझे कोई कंसर्न नहीं है उससे, उसमें क्या बोला, उसमें कोई जो बात है रूटीन की गुफ्तगू है। इमरान खान कैमरे के सामने और ऑफ द कैमरा इमरान खान ही है, ये खूबी है इमरान खान की। वो आपके साथ मेरे साथ एक ही गुफ्तगू कर रहा होगा क्योंकि खरा इंसान है, सच्चा इंसान है, मुखलिस इंसान है, वो ऐसा ही रहेगा। जो मेरे लिए परेशानी की बात यह है, मेरे लिए परेशानी वो हैकिंग है जिसमें 8 GB डेटा चोरी हुआ है। 8 GB डेटा चोरी हुआ है, 100 से ज्यादा घंटे हैं जिसपे एक NSC हुई है। हुकूमत के लिए, इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए परेशान कौन बात वो है। इमरान खान ने जो कहा है वो तो जलसों में भी कह रहा है, वो अवाम को भी कह रहा है, वो साथियों को भी कह रहा है, तो नई बात कोई नहीं है। बड़ी बात वो है जो हैक हुआ है, जिसके ऊपर तहकीकात हो रही है, और उस तहकीकात के ऊपर इस मुल्क के साथ मजाक ये किया गया है। उसके इंचार्ज राना सनाउल्लाह को बनाया गया है जो कि सारा दिन धमकियां लगाता है लोगों को। इससे आगे इसको समझ नहीं है साइबर सिक्योरिटी, हाइब्रिड वॉरफेयर का। आपने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर दी है राना सनाउल्लाह को लगा के। ये मेरे लिए परेशान कुन बात। जी मुदस्सर भी और क्वेश्चन है या मैं इसको थोड़ा सा नहीं, मैं अब्बास ये चाहूँगा, मैं दुरानी साहब से ये क्वेश्चन के जो सीक्रेट एक्ट का मामला तो बड़ा क्लियर है। मैंने पहले इब्तिदा में भी ये बात की कि ये हैकर्स ने तो नहीं किया लीक, और ये हुई है, और जैसे भी हुई है वो एक तरीक़ाकार बार सामने है। लेकिन ये तो फिर इसका एक अलग केस बनता है उन लोगों के ख़िलाफ़ कि वज़ीर आज़म, उनकी टीम, वज़ीर आज़म ऑफिस, वहाँ से इस तरह अगर डाटा लीक हो रहा है, चोरी हो रहा है, या इवन हैक भी हो रहा है, तो फिर तो सिक्योरिटी पर और इन चीज़ों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो ये तो अगले आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी मीटिंग्स, ऐसी चीज़ें हैं, वो तो इस तरह पब्लिक हो जाएंगी, और हमारे तो दुश्मन चीज़ें वैसे ही वो चाह रहे होते हैं कि तमाशा इस वक्त बना हुआ है। तो इसके खिलाफ नहीं अब PTI को बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से कोई अदालत में जाएगी कि ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अपने सीक्रेट एक्ट्स जो हैं वो महफूज नहीं है? देखिए बिल्कुल ये मैं क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन इससे पहले ये मैं खबर देना चाहूँगा मुदस्सर आपको कि इमरान खान ने पेशावर से वापसी पर बनीगाला में एक अहम इजलास बुलाया है। अच्छा, जिसमें आज जो ऑडियो लीक है उस हवाले से सिर्फ सीनियर क़यादत को मशावरत के लिए बुलाया है। अहम फैसले उसमें ये किए जाएंगे कि इस ऑडियो के जो असल हकायक हैं इसको किस तरीके से उस वक्त इमरान खान ने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको आजम खान के साथ बात की थी, और इस ऑडियो में क्या तरीक़ेकार के साथ बातचीत की गई थी, उसको बेसिकली उस नैरेटिव को बिल्डअप करना है और अवाम तक असल हकायक को लेकर आना है। तो उस हवाले से पेशावर वापसी पर इमरान खान ने एक अहम इजलास भी तलब किया है जिसमें ये बातचीत होगी। और दुलानी साहब, क्या सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है? क्योंकि ये तो एक सीक्रेट हमारा जो है वो आउटसोर्स हुआ है, बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होंगी जो और भी उनके पास होंगी, तो ये क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए मौजूदा हुकूमत, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत के वक्त के अंदर सारा कुछ हो रहा है? देखिए तहरीक इंसाफ बिल्कुल इसके ऊपर जो हमारे कानूनी माहिरीन है वो मशावरत कर रहे हैं, और हम जरूर अदालत में जाएंगे, क्योंकि ये यार आपने तो उल्टा, ये दो जो सूरत हाल है इस वक्त जो आपको चैलेंज है वो ये है कि एक वायलेशन है सीक्रेट एक्ट। क्या कर रहे हैं? सीक्रेट एक्ट की वायलेशन जो है वो साथ साथ चल रही है, लेकिन अगर आप देखें वजीर आज़म पाकिस्तान जो थे इस वक्त वो जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर आप देखें वो अपनी सीधा रखें यार, यार सीधा रखें और दोनों को कथा। अच्छा, मैं दोबारा से रब्ता करता हूँ अब्बास आपसे, और फिर दुरानी साहब से ये बात भी करें, लेकिन हमारे साथ कानूनी माहिर मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, साबिक सदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये एक तो पहले कि ये जो गुफ्तगू है वो आपने भी सुन ली होगी अब,
क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम कहा जाए कि ये कोई पाकिस्तान के सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के मुल्क के ख़िलाफ़ है, और वो भी एक सिटिंग वज़ीर आज़म और उनकी टीम बैठ के वज़ीर आज़म हाउस में कर रही है? आपने इस गुफ्तगू में कुछ ऐसा देखा है सर? देखें, बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका। असल बात यह है कि जो कुछ वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, वो आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है, वज़ीर आज़म हाउस बाकायदा एक सियासी मरकज़ बना हुआ है एक्टिविटीज़ का अपोजिशन के खिलाफ, और अपोजिशन इमरान खान के अलावा और कौन है, और उसमें हर वो प्रोपेगेंडा जो कोई और मुखालिफ कर सकता था, या इवन सियासी पार्टियां भी जो है अपने किसी और जरिए से कर सकती थी, वो बाकायदा बैठ कर उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। सो मच सो के जो धमकियां हैं अदालत को कि हम आपके इख्तियारात कम कर देंगे, आपके पर काट देंगे, आप ये आपके खिलाफ ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारी चीजें भी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रही हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह के फैसले अब आ रहे हैं, जरा थोड़ा सा आप मुलाजा करें इस सारी स्कीम ऑफ थिंग्स जो है। मैं अदालतों को बिल्कुल मुर्दे इल्जाम ठहराने के लिए तैयार नहीं हूँ। असल बात यह है कि ये शहादतें पेश करना किसका काम है? गवर्नमेंट का, प्रोसिक्यूटर का। और अब जाहिर है कि प्रोसिक्यूटर्स जो है वो सारे के सारे वही हैं जो अब काबे हैं, यानी नैब के चेयरमैन के, और नैब का चेयरमैन जिसने जो बनाया गया है और जिसने बनाया है, जिस तरीके से बनाया गया, उसका सबको पता है इस बात का। ऐसी सूरत हाल में ज़रा एक थोड़ा सा आप जायज़ा लें कि यानी एक ग्रेट गेम जो है वो शुरू कैसे होती है। वहाँ मीटिंग्स होती हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, कुछ बड़े लोगों की, फिर प्राइम मिनिस्टर की होती हैं, और उसके बाद प्लान बनता है कि जनाब सबसे पहले इसहाक डार साहब जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जाएंगे। दरमियान में जनाब मरियम नवाज साहबा का पासपोर्ट जो है उसके बारे में जाकर मुखालफत नहीं करती नैब, और कहती है कि जनाब हमें ये पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो इससे तो अंदाजा हो गया कि उन्हें रिक्वायर्ड नहीं था वो, यानी मरियम को उन्होंने एक अंदाज से क्लियर चिट दी है, उसी दिन दे दी जब उन्होंने अदालत में ये कह दिया। और उसके बाद फिर इसहाक डार को एक बाकायदा रिलीफ वो मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यानी लॉ जिसमें मामले में बड़ा क्लियर मौजूद है कि जो इश्तिहारी है जब तक अपने आप को सरेंडर ना करे और अदालत मुतमिन ना हो रिलायबल श्योरिटी पे, उसको रिलीफ नहीं मिलता। आपने दायमी वारंट जो था, जो कानूनी तरीके से जारी किया गया था, उसको, उसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद इसहाक डार साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में तशरीफ लाते हैं। इसकी दुनिया में कभी मिसाल नहीं मिलती। तो वो जनाब आके यहाँ बैठ के वो हलफ उठाते हैं, और उसके बाद केस अदालत में लग जाता है मरियम नवाज शरीफ साहबा का। पहले कानून जिसके तहत ये सारी कार्रवाई हुई थी, उस 9A जो था वो ये कहता था नैब ऑर्डिनेंस का कि ये बारे सबूत जिम्मे है मुलजम के, इसको अक्यूज किया जाए, वो उसने साबित करना है कि ये मेरे जराए वसाइल थे जिनके जरिए यानी मैंने ये प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। आज तक सारी दुनिया दिखा रही है, हर एक शख्स को पता है कि कितने बयानात आए। किसी ने कहा जी 92 में हमने ये किया था, दादा ने दिए थे, किसी ने, फिर खुद उनके बेटे जो सब ज्यादा आसान हो गया ना। ये मेरे पास एक कप है इस वक्त चाय का, ये मेरा है, लेकिन इसको साबित आपने करना है कि ये मुदस्सिर के जो है वो नहीं है। ये मतलब मैंने नहीं साबित करा। ये मुदस्सिर साहब जी, जो प्रॉब्लम था ना, इसी वजह से ये नैब का ऑर्डिनेंस बनाया गया था। अगरचे इस पे तनकीद भी बहुत हुई, लेकिन क्योंकि जिस तरह का वाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें सारे के सारे तरीकेकार वो इस्तेमाल किए जा रहे थे और जा रहे हैं कि जिससे सबूत कोई नहीं मिलता। तो उसमें बेहतर ये जो बुनियादी वो जो लॉ था ना कि जी आप उस वक्त तक आप गिल्टी नहीं है जब तक के केस आपके खिलाफ साबित नहीं हो सकता। वो केसेस की नौयत बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैं इस पे चाहूंगा थोड़ा सा तफसीली आपसे बात हो, लेकिन दुरानी साहब मौजूद है। वो एक तो उनकी गुफ्तगू उस वक्त मुकम्मल हुई, अब्बास गुफ्तगू कीजिए के साथ मेरा एक क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड जो गुफ्तगू कर रहे थे बहसियत वज़ीर आज़म, वो उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया है। बाकी उस वक्त जो अपोजिशन बाकी लोग ये करते रहे, वो कहते हैं कि ये तो एक नॉर्मल बात, वो पहले भी कहते रहे हैं, ये कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अमेरिका अगर कोई धमकी दे रहा है या कोई ख़त लिख रहा है तो ये इमरान खान बहसियत वज़ीर आज़म उनका इतना रिएक्शन ऐसे ख़त, ऐसे साइफ़र पे क्यों था? और उसके बाद जब वो अपोजिशन में आए तो अब तो बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं, क्यों? वो भी चुप कर जाते हैं माजी के लोगों की तरह कि अगर कोई धमकी मिल भी रही तो। क्या दुरानी साहब कहते हैं? देखिए मुदस्सर, 1 मिनट की ये बात करना चाहूंगा कि ये क्यों आए थे हुकूमत में। ये अपने केसेस माफ करवाने के लिए आए, ये मेरी और आपकी बेहतरी के लिए नहीं आए, ये आवाम की बेहतरी के लिए नहीं आए। ये 5 महीने से वजारतों में है, वजारतों में देखें सारे काम ठप है। ये वजीर वजारतों में नहीं जाते,
अपने घरों के अंदर मीटिंग करते हैं या वजीर आजम हाउस में मीटिंग करते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तरमीम थी, अपने केसेस खत्म करवाने थे, और इसका आपने देख लिया कि अमली तौर पर हर चीज आपके सामने डे बाय डे आती जा रही है। मरियम नवाज के केसेस खत्म हो गए, इसहाक डार वापस आ गए, मुस्तकबिल में नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे। तो इसलिए ये सिर्फ आए थे हुकूमत के अंदर, इनकी इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। अब मैं दुरानी साहब की तरफ चलता हूँ। दुरानी साहब, इमरान खान ने रिएक्ट किया जब वो वजीर आजम थे साइफर के ऊपर, अब ऑपोजिशन के अंदर है, वो ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब इसका एंड ये कहां पे जा रहा है मामला सारा? देखिए जी, अगर आप किसी भी ज़ी शऊर शहरी से पूछे तो वो कह रहे हैं कि जी साइफर में तहकीकात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे मुल्क की जो सियासी अशराफिया है या पावर लीड्स हैं, उनके लिए दो इशूज़ नहीं है पाकिस्तान में, एक करप्शन और दूसरा खुददारी है। जिसके ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान खड़ा हुआ वो खुददारी थी, जो कि आपको आपके फाउंडिंग फादर अल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म ने सिखाई कि आप एक रियासत वो बनाएं जिसमें अपना सियासत और कल्चर क्रिएट करें। ये इस सियासी शरफिया कोई काम नहीं है इसके साथ। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि एक आज़ाद तहकीकात होनी चाहिए इस साइफर के ऊपर, ताकि जो लोग इसमें मुलविस हैं, एडर्स एंड एबेटर्स हैं, उन लोगों का जो मस्त चेहरा है वो अवाम के सामने आए, वो लोग देख सकें कि कैसे एक घिनौना खेल खेला गया। वो मुल्क जो 6% की ग्रोथ पे था, अभी इस वक्त दर बदर फिर रहा है मुल्कों में कर्जे मांगते हुए, और उन्होंने कर्जे देने से बंद कर दिया है, शराब की इमदाद देने से मना कर दिया है। इस वक्त मुल्क में हमारी दुनिया भर में हमारी जो है वो बेइज्जती हो रही है, लेकिन इन लोगों ने अपने केसेस के लिए खत्म करना था। इस साइफर की तहकीकात जो है बहुत ज़रूरी है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख बड़ी बुरी है इससे, आप जब भी तहकीकात होते हैं वो नहीं आती है, वो चाहे जनरल ज़िया का प्लेन क्रैश हो, चाहे वो मेमो गेट हो, उसके बाद ये डॉन लीक हो या अफराद कमीशन हो। अभी ये पहले जिक्र कर रहा था कि NSC ने एक कमेटी फॉर्म की है जो आपके एक साइबर अटैक उसके ऊपर, वो कमीशन भी जो है अभी इस कमेटी ने भी हमें बताना है कि कैसे हुआ और कौन डेटा चोरी करके चला। इसी तरह ये साइबर भी उसी कड़ी का ऐसा, ये बड़ी गेम है, इन लोगों ने प्लान करके आए हुए हैं और हिस्सा ये किस वार काम कर रहे हैं। आप अगर इसहाक डार की वो फुटेज अगर दिखा सके, मेरा ख्याल है वो तारीख का हिस्सा बन गई है जब वो एयरफोर्स के जहाज जो कि वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल आए, उन्होंने पर्पसली फुटेज रिलीज की। उसका मकसद ये था कि ये माफिया रूल करता है ये मुल्क, हम जब चाहेंगे चले जाएंगे, हम जब चाहेंगे वापस आ जाएंगे, जितना दिल करेंगे पैसा चोरी करेंगे और आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। और उसी कल्मिनेशन ये थी कि कल उन्होंने उसको बरी किया, मरियम को और सफदर को, आज इसहाक डार को उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस में लगा दिया। वो कह रहे हैं हम जो करना कर लो। तो इसलिए ये मुल्क जो है माफिया के कंट्रोल में चला गया है, माफिया रूल आ गया है। लेकिन एक बंदा खड़ा है फर्द भाई, इमरान खान जब वजीर आजम तो कहता था NRO नहीं दूंगा, लोग पूछते थे कि NRO कौन मांग रहा है। अभी कम से कम अवाम को ये पता चल गया कि NRO कौन मांग रहा था और कैसे दिया जाता है। उन्होंने NRO भी ले लिया, पैसे भी चोरी कर लिए। पहले NRO में आपको तकरीबन 1300 अरब का नुकसान हुआ, दूसरे NRO में आपको 1100 अरब, यानी कि तकरीबन 3 से 4 साल का जो डेवलपमेंट बजट है 2 NRO में चला गया। तो आप सोचें कि ये वो है जो हमें मालूम है, जो इसके अलावा उन्होंने चोरी की है वो अल्लाह जानता है कि कैसे उन्होंने अपना ज़ाती इस्तेमाल किया, अपने ओहदों का इस्तेमाल किया और उन्होंने पैसे बनाए हैं। तो इस वक्त जो है इमरान खान मुस्तैद हैं, खड़े हैं और इंशाल्लाह साइफर की भी तहकीक होगी और ये भी हम करें। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चौधरी साहब एक चीज़ आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, आरिफ चौधरी साहब, कि मरियम साहिबा वो भी अब 7 साल की उनको सज़ा हुई थी, सफदर साहब भी, दोनों रिहा हो गए। तो फिर तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी केस जो है वो भी मिलता जुलता तकरीबन वही है, तो वो भी फिर रिहा हो सकते हैं। उनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है केस, या वो कोई डिफरेंट है? नहीं, बहुत ज़बरदस्त केस साबित हो गया इस तरह का कि नवाज शरीफ साहब के लिए बिल्कुल रास्ता हमवार हो गया है उनकी बरियत का। उसकी वजह यह है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि जी आप इन प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट उसका ताल्लुक उसके साथ नवाज शरीफ का जोड़ेंगे तो फिर बात बनेगी ना कि आप आगे मरियम नवाज की बात हो। तो आप जब यानी इससे तो सबसे क्लियर कट मैसेज जो गया है इस फैसले में वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केस नहीं है, क्योंकि जब आपने ये कह दिया, सारी मेहनत तो इस बात पे हुई थी उस वक्त आर्टिकल जो सेक्शन ये जो आपका ऑर्डिनेंस था 99 का, उसके तहत कि भाई वो जराए बताएं जिसके जरिए उन्होंने ये चीजें हासिल की थी। और ये वो अपार्टमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं
और इसके बावजूद कोई उन्हें पूछने वाला नहीं और कहते हैं कि जनाब साबित करें। और दूसरी बात मैं आपको एक करूं, जो नई बात है, निकल रहा हूं, एक चीज बड़ा जरूरी है कि ये जो इमरान खान साहब की टीम है उसमें कुछ तहकीकात होनी जरूरी है। सबसे पहली एक तहकीक वो होनी चाहिए कि जिन लोगों ने उन्हें ये मशवरा दिया था कि आप काजी फायद ईसा के खिलाफ केस दायर करें, एक दूसरा वो लोग उनका भी जायजा लें कि वो उनका ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस गिरोह से है, जिन्होंने उन्हें ये कहा था कि आप फौरी तौर पर असम्बलियों से मुस्तफ़ी हो जाएं। ये वो चीजें हैं। और फिर उसके बाद अब जो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने कहा जी डट जाएं, ये वो चीजें हैं कि जरा देखने की जरूरत है। क्योंकि कुछ अगर उनके खिलाफे मिलते हों उसी के साथ कि ये लोग जो थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें कर रहे थे जिनका, तो फिर इस वक्त जरूरत उन्हें यह है कि अपनी सफों में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है। आपने देखा कि इतना आसान नहीं है कि जिस तरह अब एक तरफ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं जो डट के पूरी दुनिया में ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शन चाहिए, दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं जी कर लो जो करना है, इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे अपनी, और हम अपनी मर्जी के तमाम कवानीन भी बना लेंगे, हम अपनी मर्जी के सारी चीजें, यानी नैब का चेयरमैन भी मुकर्रर कर लेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमारी मर्जी का होगा, आप देखें फिर हम क्या करते हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जिस तरह सब दोस्तों ने कहा, मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत बड़ी गेम है। और उस गेम में होना तो ये चाहिए था कि ये आप मौजूद होते, जो कुछ भी आपके साथ हुआ आप उस मैदान में मौजूद होते और उन्हें हार्ड टाइम देते, लोगों को वहां वो फोरम इस्तेमाल करके बताते। आज देखिए नैब के दांत काट दिए गए, निकाल दिए गए, और नैब का चेयरमैन अपनी मर्जी का उन्होंने बना। ये सारा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि आप वहां मौजूद नहीं हैं, और आने वाले दिनों में वो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे तो देखें जो वैक्यूम तो नहीं रहता। यानी अब उनकी जो चीजें वो कर रहे हैं इसको आप किस तरह अनडू करेंगे? बिल्कुल सही है। इस तरह बिल्कुल से मैं आखिरी में, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आखिर में सिर्फ क्विकली एक आपसे अब्बास कि इस वक्त क्या वाकई पीटीआई सितंबर आज लास्ट हो रहा है तो लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुदस्सर। लॉन्ग मार्च का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पता है कि उन्होंने किस शेप के अंदर इसको लेकर आना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लॉन्ग मार्च होगा। जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, इमरान खान एक पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे। पुरअमन मार्च होगा तहरीके इंसाफ का, पहले भी पुरअमन था, लेकिन 25 मई को राना सनाउल्लाह और अता ताड़न की तरफ से जो एक्ट किया गया, जिसको हमने रिपोर्ट किया, जिसके हम आई विटनेस है, वो बड़ा काबिल मुजम्मत है। पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर शेम हुई। तो अब स्ट्रेटेजी बहुत डिफरेंट होगी। पंजाब हुकूमत है, केपीके है, आजाद कश्मीर का कल जलसा, हम वहां पर मुदस्सर गए थे कि जितना क्राउड वहां पर ग्राउंड में मौजूद था, इतना ही क्राउड मुजफ्फराबाद की सड़कों पर था। तो वो मुजफ्फराबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। तो अब क्राउड जो है वो इंटैक्ट है इमरान खान की तरफ। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पता नहीं कब कॉल का इंतजार करेंगे। पार्टी की सीनियर क़यादत भी जो है वो इंतजार कर रही है इमरान खान क्या ऐलान करेगा। बहुत शुक्रिया अब्बास शब्बीर, आपका, इफ्तिखार दुरानी साहब का बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ मौजूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर जो सबसे ज़रूरी एक एलिमेंट है यानी ज़राअत और उससे जुड़ा हुआ किसान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। ब्रेक के बाद किसानों पर बात करेंगे और इस पर भी बात इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में करेंगे कि वाकई हुकूमत जितने बड़े ऐलान कर रही है उतनी इमदाद पहुंची है या नहीं। लेकिन इस वक्त जो किसानों का बड़ा एक अहम मामला है उस पर गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है किसान इत्तेहाद। शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। और हमें हमारे जो रिपोर्टर हैं अलादित्ता वो ज्वाइन कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट से जो इस्लामाबाद में इस वक्त किया जा रहा है और वो किसानों के साथ मौजूद है। अलादित्ता, सबसे पहले आपसे, किसान यहाँ मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, को मुज़ाकरात को बकरात को बातचीत उनकी हो पाई है, मुतालिबात तो बड़े सादा हैं, तो क्या वजह है कि अभी तक कोई मामलात आगे नहीं बढ़ पाए? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तान की ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन देख रहे हैं कि हम 3 दिन से किसान इस्लामाबाद की सड़कों पर पड़े हैं, लेकिन अभी तक नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं हो सके। कल भी राना सनाउल्लाह के साथ इनके
कमेटी जो थी किसानों की, उनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन जो नोटिफिकेशन इनको दिया गया कि 10 तारीख तक बिजली के बिल अदा ना करें फिर अगला लाएअमल देंगे, उससे किसानों ने मुस्तरद कर दिया। चूँकि किसानों का कहना है कि बिजली जितनी महंगी हो चुकी है, खाद महंगी हो चुकी है, हमें फ़िक्स रेट दिया जाए ताकि किसान मुतमिन हो सके और आइंदा आने वाली फसलें जो हैं वो आसानी से काश्त कर सके। इस वक्त मरकज़ी सदर हैं हमारे साथ किसान इत्तेहाद के उमैर मसूद साहब। बताइएगा सर, अभी तक मुज़ाकरात का लाएअमल अगला क्या होगा और आप लोगों का लाएअमल अगला क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कल से इंतज़ार में हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कल शाम हमें कहा था कि 1 घंटे में मैं वज़ीर आज़म से बात करके आपको बताता हूँ लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं है। और आप देखें कि हमारे किसान भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होने को तैयार। वो कहते हैं कि हम इस दफ़ा पहले की तरह झूठे वादों में नहीं आएंगे, हम अपने हकूक़ ले के वापस जाएंगे। और आज हमने फ़ैसला किया है कि हम 5 बजे यहाँ पे इसी जिना एवेन्यू पे हम अज़ानें देंगे, जो कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, अज़ानें देने से मुसीबत दूर होती है, तो हम अज़ानें देंगे और इसके साथ साथ फातिहा ख़ानी पढ़ेंगे इस हुकूमत की। हम ये बिल अदा करने के काबिल नहीं हैं, हम ये खादें नहीं ख़रीद सकते, हम ये डीज़ल अफोर्ड नहीं कर सकते। इस कदर महंगाई में हमारा जीना 2 बार हो चुका है। ये ठीक है, अल्लाह जितना हमें आगाह कर दे किसानों के मुतालबात के हवाले से कि चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाई हैं। चौधरी अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, किसानों का काम तो आजकल अपनी फसल की वहाँ है, आप एहतजाज करते हुए किसान यहाँ बेचारे मौजूद हैं, ये इतनी महंगी हर चीज़ ये वो, तो आपको लगता है कि हुकूमत कोई बेहतर कर पाएगी? और करना क्या चाहते हैं आप इस वक्त और हुकूमत से चाहते क्या हैं सर? देखो जी, हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो हमने बिजली इस्तेमाल की है उसका बिल देने के लिए तैयार है। अगर मेरे किसान ने बिजली 40,000 की इस्तेमाल की है तो 1 लाख FPA QTR टैक्स लगाया। देखें, इस वक्त मुल्क में सैलाब आया हुआ है और जो कपास जनूबी पंजाब जिसमें डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर की अहम फसल है जी, वो इस कदर ज्यादा बारिशें हुई हैं कि तमाम कपास की फसल बर्बाद हो गई है। और ये तो हमें इमदाद देते, ये हमें लूटने चले आए हैं। ये लाख रुपया टैक्स लेते हैं, किस चीज का टैक्स ले रहे हैं? हमारा पहला मुतालबा कि जितनी बिजली हमने इस्तेमाल की है उसके पैसे देने के लिए तैयार है। हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि ये गवर्नमेंट के जो वजीर मुशीर हैं, जो AC कमरों में बैठे हैं, ये SSP खाद जो फास्फोरस खाद है और उसका रॉ मटेरियल अटक के पास पहाड़ पड़े हैं फास्फोरस खाद के, वो 1200-1300 में बनती है। हमें ये 14,000 की क्यों DAP देते हैं? SSP खाद बना के क्यों नहीं देते? ये हुकूमत सिर्फ पॉलिसी बदले, हम इनसे कोई सब्सिडी नहीं लेते। पॉलिसी बदलने के बाद हमारे किसानों के घर में सिर्फ 4 से 5 महीने के बाद खुशहाली आ जाएगी। मैं इस हुकूमत को ये मशवरा देता हूँ कि खुदारा किसान से गंदम काश्त करवा लो। अगर गंदम काश्त ना हुई तो मुल्क में अनाज का इतना बड़ा बहरान आएगा, गंदम का इतना बड़ा बहरान आएगा। जी साहब, गंदम तो किसान वैसे भी वो कोई प्रॉफिट के लिए तो बेचारा बेचता नहीं है कि ना तो उसका वो रेट है कि वो मार्केट में उसको मिलता हो, वो तो ज़रूरत के लिए होता है, अपनी भी है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की भी है। तो ये तो इस पर तो हम हमेशा कहते हैं कि किसान का एहसान है पाकिस्तान पर कि वो इस सूरत हाल में जब महंगी खादें, महंगी बिजली है, उसमें वो गंदम बीज रहा है। तो सर, आप गंदम की बात कर रहे हैं, गंदम का रेट नहीं आपके ख्याल में पहले से तयन होना चाहिए? जब बिजाई हो रही हो, फसल उतरती है तो गंदम के रेट निकलते हैं और वो रेट ना होने के बराबर है। देखो, आपने बात सही की है, लेकिन इस दफा गंदम मुनाफा वक्त फसल बन जाएगी। गंदम का रेट सिंध हुकूमत ने 4,000 रुपए मन मुकर्रर किया है और पंजाब हुकूमत 3,000 रुपए मन मुकर्रर करा। ये पंजाब हुकूमत को अकल है? क्या पंजाब में बिजली सस्ती है? क्या पंजाब में DAP सस्ती है? क्या पंजाब में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया इसलिए सस्ता रेट रखा? इनसे हम 4,000 रुपए मन गंदम का रेट लेंगे और ये देंगे। जब 4,000 रुपए मन गंदम का रेट हुआ तो उसमें किसान मेरा
मुनाफे में जाएगा, क्योंकि गंदम का रेट पिछले साल से डबल रेट हो गया है। हम जो मातम कर रहे हैं कि हमें बिजली का एक रेट दिया जाए, फ्लैट रेट। बड़ा सादा सा मुतालबा है चौधरी साहब जो आपका कि एक फ्लैट रेट जो है वो होना चाहिए जिसमें आसानी भी हो। बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब आपका भी, और अल्लाह आप रिपोर्ट कर रहे हैं हमें किसानों के इस एहतजाज से, आपका भी शुक्रिया। और आगे बढ़ेंगे, आज एक और मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने जा रहा है। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर। लाहौर में आज ये दूसरा मैच है। पहला मैच और पिच बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रही थी एजाज, और पाकिस्तान बहरहाल इस वक्त बरतरी में भी है। क्या सिचुएशन है कि पिछला मैच देख रहे थे, लो स्कोरिंग मैच, और उसके बाद भी वो टारगेट शायद पूरा नहीं कर पाए इंग्लैंड। आज क्या तवक्को है? बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान ने 160 से भी कम रन्स 2 मरतबा इंग्लैंड को नहीं करने दिया, और उस बॉलिंग लाइनअप के साथ जिसके साथ नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, हसनैन भी बाहर थे। सो पाकिस्तानी टीम का इस वक्त जो एतमाद है वो काफ़ी बुलंद है, और अब तक की जो मुदस्सिर हमें इत्तला मिली है कि पाकिस्तान अनचेंज स्क्वाड के साथ जा रहा है। क्योंकि जो पिछली मरतबा चेंज हुआ था, उस्मान कादिर को बिठा के शादाब को लाया गया था, तो शादाब ने बहुत शानदार बॉलिंग की। इसके अलावा हैदर को बिठा के आसिफ अली को लाया गया। सो आसिफ अली ज़्यादा स्कोर तो नहीं कर सके हैं, अलबत्ता उनका पाकिस्तानी टीम के अंदर, क्योंकि अब वो वाहिद एक ऐसे बल्लेबाज हैं, मैं इस वक्त तक ये दावा कर सकता हूँ अब सोर्स के हिसाब से और सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से, जो मिडिल ऑर्डर से ऑस्ट्रेलिया टूर करने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। क्योंकि पाकिस्तान 15 अक्टूबर से पहले अपना स्क्वाड चेंज कर सकता है, तो न्यूजीलैंड ये मिडिल ऑर्डर जाएगा 2 अक्टूबर को। जो न्यूजीलैंड की ट्राई नेशन सीरीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, उसमें जो फेल होंगे वो आ जाएंगे। सो इन प्लेयर्स के पास भी ये मौका है। बाकी इंग्लैंड की टीम के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। इंग्लैंड मीडिया ने, नासिर हुसैन ने और माइकल अथर्टन ने भी तनकीद की कि पाकिस्तान अपनी कमजोर बॉलिंग के साथ इंग्लैंड को 2 मरतबा, टॉस भी इंग्लैंड जीता, मैच पाकिस्तान जीत गया। ये T20 क्रिकेट में आप समझे कितनी अलार्मिंग चीज होती है कि लगातार 2 मैचेस में ऐसा हो जाए। सो इंग्लैंड आज बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, और अगर इंग्लैंड बाउंस बैक करता है तो फिर संडे को फाइनल होगा इस सीरीज का, और शायद एक बहुत बड़ा संडे हो जाएगा पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए। सही। अच्छा, लेकिन बाबर, जो आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, एक तरफ तो इस मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे कि यहाँ उस तरह से फिर वो नहीं नज़र आ रहा कि वाकई इधर से रिजवान है, आधा स्कोर रिजवान करते हैं, बाकी सारी कर रही है, या बाबर या रिजवान खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर कर जाता है। मिडिल ऑर्डर क्यों अभी तक उस तरह से नहीं कर पा रहा है परफॉर्म जो उससे तवक्को हो रही है? मुदस्सिर, कंफ्यूजन चल रही है। इन लोगों को मुसलसल चांसेस दिए गए हैं। देखें, एज ए जर्नलिस्ट हम पाकिस्तान टीम की जब भी नाकामी होती है, आप स्टूडियो में बैठ के उसके ऊपर सवालात उठाते हैं। हम लोग टीम के साथ स्टेडियम के आसपास होते हैं, हम लोग सवालात उठाते हैं। टीम मैनेजमेंट ने, सकलैन ने और बाबर ने इन 4 लड़कों को, हैदर अली को, आसिफ को, इफ्तिखार को और खुशदिल शाह को लगातार मौके दिए, और टीम ने नुकसान भी बहुत उठाया। हमें ये इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस में बैटिंग नाकाम नजर आती है। शारजा में अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने जहां नसीम शाह को 2 छक्के लगा के मैच निकालना पड़ा और हम फाइनल पहुंचे, और उसके बाद फिर कोई मैच नहीं जीते हैं एशिया कप में। नसीम के 2 छक्कों के बाद पाकिस्तान अगले दोनों मैचेस आ रहा है श्रीलंका से एशिया कप में। तो ये कोलैप्स पहले से चल रहा है। बाबर ने और सकलैन मुश्ताक ने इन 4 को मौका दिया है। अब बेंच पे शुएब मलिक बैठे हुए हैं, उनकी आवाजें बाहर से आ रही हैं और चीफ सिलेक्टर पे प्रेशर भी है। लेकिन क्योंकि अब लगता ही है कि आसिफ अली, जैसे मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में कहा कि वो कंफर्म है, 15 अक्टूबर से पहले आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को बताए बगैर पीसीबी खुद से स्क्वाड 15 अक्टूबर तक चेंज कर सकता है। और पाकिस्तान टीम 2 अक्टूबर को ये जो 2 इंग्लैंड वाले मैचेस हैं खेल के जा रही है। सो इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। देखें मुदस्सिर, सबसे अहम चीज ये है कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी नहीं है। वर्ल्ड कप का पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला। अगर बाबर और रिजवान, जो आपने सवाल के अपने पहले पार्ट में मेंशन किया, जैसे स्कोर करें, अगर ये बाकी साथ दें तो ये टीम चैंपियन बन सकती है आज, क्योंकि ये फाइनल खेल चुकी है और एक सेमीफाइनल खेल चुकी है। और दूसरा एजाज, अभी इंग्लैंड की टीम बेहतर हुई है और उनके कुछ प्लेयर्स वापस आए हैं पिछले 2 मैचेस में। उसके बावजूद पाकिस्तान ने उनको उस तरह से दोनों मैचेस में शिकस्त भी दी है। तो ये बहरहाल एक तरफ पाकिस्तान फाइट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो असल एक वही फिगर है, 3 के 3 लोग जो हैं मिडिल ऑर्डर में 4, वो अगर चलें तो ही फिर कुछ बेहतरी हो सकती है। बहुत शुक्रिया एजाज आपका। देखते हैं पाकिस्तान अगर आज ये मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान सीरीज़ जो है वो जीत जाएगा, लेकिन इंग्लैंड भी बहरहाल बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।
सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।